हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेक्चर नंबर 5 में लेकर के आए हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें हम आरएस फ्लिप फ्लॉप की बात करने वाले हैं, ये स्टोरेज एलिमेंट से रिलेटेड है। स्टोरेज एलिमेंट मेनली 4 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। या फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो हमारे जेके डी और टी फ्लिप फ्लॉप, ऐसे कुल मिलाकर के 4 फ्लिप फ्लॉप हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। उनको देखने से पहले हम ये भी समझें कि स्टोरेज एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, डिजिटल सर्किटरी के कौन से 2 बड़े क्लासिफिकेशन हैं, उन क्लासिफिकेशन के बारे में भी मैं इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में हम इस आरएस फ्लिप फ्लॉप के सिंबल के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में और इसका लॉजिक डायग्राम, और उस लॉजिक डायग्राम से हम कैसे इसकी वर्किंग को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं या एग्जाम में लिख सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब हम बात करते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप की। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि हम ये जो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं ये इस स्टोरेज एलिमेंट या संग्राहक तत्वों के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्यों फ्लिप फ्लॉप को स्टोरेज एलिमेंट कहते हैं वो समझने से पहले हम डिजिटल सर्किटरी की टाइप्स को समझें। एक बार जब हम डिजिटल सर्किटरी को की टाइप्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें फ्लिप फ्लॉप की यूटिलिटी और एप्लीकेशन सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अभी पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने गेट्स पढ़े, उन गेट में से एक गेट मैंने ये यहाँ पर बनाया है, और अगर आप इस सिंबल को पहचान पा रहे हैं तो ये एक एंड गेट है। एंड गेट की ट्रुथ टेबल से या इसके इनपुट आउटपुट रिलेशंस को, जैसा कि हमने वहाँ देखा था, उन रिलेशंस से अगर हम इसकी यहाँ पर व्याख्या करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों 0 0 है तो मुझे आउटपुट 0 मिलेगा। अगर सपोज 0 1 हो जाए तो उस कंडीशन में मुझे आउटपुट 0 मिलेगा, क्योंकि एंड गेट है। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 होगा या दोनों 0 है तो मुझे 0 मिलता है। अगर दोनों 1 हो गए तो उस कंडीशन में मुझे आउटपुट 1 मिल जाएगा। ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, ये जो पर्टिकुलर डिजिटल सर्किट है, इस डिजिटल सर्किट को मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलूँगा। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भी हम इनपुट चेंज करेंगे तो उन इनपुट के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट मिलेगा। 0 0 पर मुझे 0 मिल रहा था, 0 1 से मुझे 0 मिल रहा था, 1 1 से मुझे 1 मिल रहा है। आप यहाँ पर ये ज़रूर से कहेंगे कि हमेशा इनपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलता है, लेकिन हमारे पास हमेशा ऐसा नहीं होता। डिजिटल सर्किटरी में हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स का आउटपुट प्रेजेंट स्टेट पर ही नहीं डिपेंड करता है, प्रीवियस इनपुट्स पर या प्रीवियस आउटपुट्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके पास स्मार्ट वॉच होगी। स्मार्ट वॉच में आप काउंट करते हैं, आपके स्टेप्स काउंट करते हैं सपोज। तो स्टेप्स जब आप काउंट कर रहे हैं तो स्टेप्स काउंटिंग में आपका जो डिजिटल सिस्टम है वो डिजिटल सिस्टम प्रीवियस काउंट को अपने पास रखता है। सपोज आपने पहला कदम चला तो उसने 1 काउंट बताया, जब सेकंड कदम आपने चला तो वो 1 नहीं बताएगा, वो बताएगा 1 + 1। अब वो 1 + 1 उसने कैसे बताया? उसके पास प्रीवियस डाटा या प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन को उसने अपडेट किया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, उन कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होगा। ये अगर मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में कुछ ऐसा होगा कि आपके पास कुछ इनपुट्स हैं और इन इनपुट्स के अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे स्मार्ट वॉच की बात कर रहा हूँ जिसमें आप स्टेप्स काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ मेरे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ मेरे पास होगा जो मुझे प्रीवियस डाटा को उपलब्ध कराएगा। मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुछ याददाश्त होगी, मेरे पास कुछ मेमोरी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी एलिमेंट के साथ अगर आपका सिस्टम है, अगर आपका डिजिटल सिस्टम कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ मेमोरी को भी लेकर के चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। तो आप ब्लॉक डायग्राम याद रख सकते हैं, आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स पर डिपेंड करेगा। जो आपने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन
सीक्वेंशियल सर्किट में सिर्फ ऐसा नहीं होगा, साथ ही साथ उसमें कुछ मेमोरी एलिमेंट होगा और उस मेमोरी एलिमेंट की वजह से आपका जो अभी का आउटपुट है, ये आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये प्रीवियस आउटपुट या प्रीवियस इनपुट्स पर भी डिपेंड करेगा, प्रीवियस इनपुट की जो स्टेट्स थी उन स्टेट्स पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर ये समझे, हम आप सोच सकते हैं कि हम इसके बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं। हम इसके बारे में या टाइप्स के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट हम पढ़ने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप, जिसमें फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आरएस फ्लिप फ्लॉप में लेकर के आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात कर रहा हूँ, ये फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लिप फ्लॉप है कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल दोनों प्रकार का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस कंडीशन में आपको ये दिमाग में रखना है, सेट करना है कि ये सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट क्यों है ये भी मेरे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम ये समझें कि ये जो पर्टिकुलर आरएस फ्लिप फ्लॉप है या ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है, इस सीक्वेंशियल सर्किट में कैसे हमारा आउटपुट प्रीवियस स्टेट्स पर भी डिपेंड करता है। यहाँ तक चलते चलते आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, जो फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ रहे हैं, ये फ्लिप फ्लॉप्स मेमोरी एलिमेंट्स है। मेमोरी एलिमेंट्स है इसका मतलब ये कुछ बिट इंफॉर्मेशन का, कुछ बिट को या कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। जैसे आप पावर ऑन करेंगे, इनके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप अपन बात करते हैं, कई बार हम देखते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में मेमोरी है, तो ये मेमोरी बेसिकली क्या है, ये कुछ इस प्रकार के ही सीक्वेंशियल सर्किट्स है जिनकी सहायता से हम जैसे ही सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, हमें प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो उसमें स्टोर्ड होती है वो इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप की। स्टूडेंट्स, आरएस फ्लिप फ्लॉप अगर हम इसके जो इम्पोर्टेंट, अगर आपको एग्जाम में आरएस फ्लिप फ्लॉप को समझाने के लिए आए तो इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे, एक तो ये होगा कि हम इसका सिंबल बनाना सीखे, इसका हम प्रतीक चिन्ह बनाना सीखे। एक इसका लॉजिक डायग्राम होगा, जिस लॉजिक डायग्राम की सहायता से हम इसकी वर्किंग भी समझेंगे। और साथ ही साथ जब आप वो लॉजिक डायग्राम की सहायता से वर्किंग समझेंगे तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी। इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल को हम ट्रुथ टेबल भी बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जो कि इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा ये मुझे बताएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ समझें कि जब भी आपको किसी फ्लिप फ्लॉप की बात होगी तो फ्लिप फ्लॉप आप इस टाइप से एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस रेक्टेंगल के अंदर आप देखें, इस रेक्टेंगल के अंदर आप जनरली इस टाइप का एक इनपुट बनाएंगे, एक एरो बना करके लिखेंगे। ये क्लॉक इनपुट होता है, मतलब जब आप ये क्लॉक पल्स देंगे तब ये एक्टिवेट होगा। ये एज ट्रिगर्ड हो सकता है, लेवल ट्रिगर्ड हो सकता है, ऐसी कई सारी बातें, पर उन बहुत ज़्यादा आपको मैं कॉम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं ले जा करके, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप ये समझें कि ये जो आरएस फ्लिप फ्लॉप है, इस आरएस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या क्या होगा। तो देखिए, आरएस फ्लिप फ्लॉप नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आर और एक एस इनपुट। ये आपका फ्लिप फ्लॉप है, ये इसका हम प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं, और इसके अंदर दो आउटपुट होंगे। जनरली हम इसके अंदर यही लिख देते हैं, एक आउटपुट क्यू होता है और एक आउटपुट क्यू बार होता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप है ये आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये सिंबल हो गया उसका। इस पर्टिकुलर आरएस फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो दो आर और एस इनपुट है, एक क्लॉक इनपुट सभी फ्लिप फ्लॉप में होगा। आउटपुट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। आउटपुट की अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पर क्यू और क्यू बार, ये दोनों ही आउटपुट है इस फ्लिप फ्लॉप के। और इन आउटपुट पे देखिए, आप समझिएगा, हमने एक तरफ क्यू लिखा है और एक तरफ क्यू बार लिखा है। तो अब इतना डिजिटल आपको आता है कि अगर मैंने किसी अवयव के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये नॉट है उसका, क्यू का नॉट है, या हमें कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब ये है कि अगर क्यू 1 है तो क्यू बार 0 होगा, और क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा। मतलब ये हुआ कि फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में मुझे दो आउटपुट मिलते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट और एक उसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। हर एक फ्लिप फ्लॉप में यही होगा। फ्लिप फ्लॉप की जब भी आप बात करेंगे, इनपुट अलग अलग फ्लिप फ्लॉप में अलग अलग होंगे, लेकिन आउटपुट हमेशा आपको फ्लिप फ्लॉप में दो मिलेंगे, एक क्यू और एक क्यू बार। अभी आपको ये लग रहा होगा कि अब अंदर क्या है, तो अब हम अंदर चलते हैं। इसका लॉजिक डायग्राम हम बनाते हैं और उस लॉजिक डायग्राम से इस फ्लिप फ्लॉप की
कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना करके इसको अच्छे से हम समझते हैं। आरएस फ्लिप फ्लॉप लॉजिक डायग्राम। आप इन लॉजिक डायग्राम को जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो एक बार बना करके ज़रूर से देखें, क्योंकि बना करके जब आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आने लग जाएंगे। यहाँ देखिए हमने 2 एंड गेट बनाए हैं और इन दोनों ही एंड गेट पर मैंने एक CP क्लॉक पल्स लगाई है। यहाँ पर 2 इनपुट मैं लगा रहा हूँ और इन एंड गेट के आउटपुट्स को देखिए, मैंने एक ये सिंबल और गेट का है और अगर मैंने सर्कल बना दिया तो ये हो गया नॉर गेट। इसके आउटपुट को मैंने एक दूसरे नॉर गेट पे लगाया। सिस्टमेटिक वे में अगर आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ से इसका आउटपुट देखिए, वही जो अभी हमने बात की थी आपसे कि यहाँ पर आउटपुट पर भी आपका प्रीवियस आउटपुट पर भी आपका प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए हमने आउटपुट से इस नॉर गेट के आउटपुट से इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर कनेक्ट किया है एक कनेक्शन, और एक कनेक्शन हम यहाँ से ऐसा बना रहे हैं। ये कनेक्शन आपका यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। 2 इनपुट है आपके पास, एक R और S, और हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट Q और Q बार। जो हमने लॉजिक सिंबल बनाया था वो सिंबल आपका ये था। सिंबल यहाँ प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो हमने आपको ऐसा बताया था कि ये RS है और ये आउटपुट है, एक Q है और एक Q बार है, और ये आपका क्लॉक इनपुट है। तो इस लॉजिक डायग्राम को समझने के लिए और जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी होगी। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखिए यहाँ इसकी जो विशेषता सारणी है या ट्रुथ टेबल है, उस ट्रुथ टेबल में देखिए हमारे पास में जो एंट्रीज होंगी वो एंट्रीज होंगी Q, S और R, और एक एंट्री में लूंगा QT+1। अब हम यहाँ पर ये समझे कि ये एंट्रीज क्या है। ये जो एंट्रीज हमने यहाँ पर लिखी है इसमें Q आपका प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट होने का मतलब ये है कि अभी जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट Q है, और इस Q आउटपुट की स्थिति में, मतलब अभी जब मेरा आउटपुट Q है, अगर मैं S और R इनपुट लगा दूं तो S और R इनपुट लगाने के बाद मेरा अगला स्टेट जो होगा, मतलब आउटपुट में जो मुझे मिलने वाला है, उसको मैं बोल रहा हूं QT+1। यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें कि हमारा ये जो पर्टिकुलर QT+1 है, ये QT+1 नेक्स्ट स्टेट है। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, Q और Q बार अलग चीज है। Q और Q बार का मतलब तो ये है कि ये अगर 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा। मतलब ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं Q मतलब ये वाला Q, और QT+1 मतलब इस Q के साथ साथ नए R और S की वजह से जो मुझे आउटपुट मिलेगा, मतलब मेरा जो नेक्स्ट स्टेट होगा दैट इज QT+1। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में ये ले लूं कि मेरा अभी आउटपुट सपोज Q 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और S और R दोनों ही नए इनपुट आए और वो 0 0 है। तो मुझे यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा, देखिए अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये हमें पता है। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आया आपका 0 और 0, मतलब आपने R और S दोनों को 0 0 किया। हमें ये पता है कि क्लॉक पल्स जब आएगी, क्लॉक पल्स आने का मतलब है कि आप इसको 1 मान लीजिए। जब जब क्लॉक पल्स आएगी, जब जब काउंट, जैसे सपोज अभी आप स्टेप काउंट कर रहे हैं, तो जैसे एक स्टेप आएगी तो मतलब उस वक्त क्लॉक आएगी। तो क्लॉक जब आपकी आएगी तो क्लॉक 1 आएगी। अब इस वक्त जब R और S का मान है उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर ये जो गेट है, ये गेट तो आपका नॉर्मल एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जैसे ही 0 1 हुआ, इसका आउटपुट क्या हो गया 0। ये 0 1 हुआ तो एंड गेट का आउटपुट अगर एक भी इनपुट 0 है तो 0 होगा। हमने R और S को भी 0 0 लिया है, और क्लॉक तो हमेशा 1 ही होगी जब भी आएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये 0 यहाँ पर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर इस वाले एंड पर भी 0 अवेलेबल है, और यहाँ 1 है, इसका मतलब इस एंड पर 1 अवेलेबल है। अब यहाँ क्या होने वाला, देखिए 1 और 0 का और 1 होता है, ये नॉर गेट है। तो नॉर गेट का मतलब क्या था, नॉर गेट का मतलब था और प्लस नॉट।
ये धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए। तो 0 और 1 का और करेंगे तो 1 होगा, और 1 का नोट करेंगे तो 1 से 0, मतलब यहां तो 0 ही बना हुआ है। और 0 0, ये 0 बना हुआ है तो 0 0 0 0 का और 0, और 0 का नोट 1, मतलब यहां पर 1 बना हुआ। तो यहां देखिए मुझे क्या मिल रहा है, मुझे जब 0 0 इनपुट है उस कंडीशन में अगर Q 0 है तो मुझे QT प्लस 1 0 ही मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए थोड़ा सा इस चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लें। इसके लिए अभी हम एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, यहां पर हम कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, यहां हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, 1 ले लेते हैं और ये 0 0 रखते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अब हमने यहां चेंज किया, बस हमने अभी क्या किया, हमने ये 0 0 ही रखे, S और R 0 0 ही रखे, और यहां पर मैंने 1 कर दिया, यहां 1 कर दिया, यहां 1 कर दिया, तो यहां 0 हो जाएगा। यहां 0 है मतलब यहां 0 अवेलेबल है और यहां पर 1 अवेलेबल है। अब क्या होने वाला, देखिए फिर से वही R और S अगर 0 0 है तो उस कंडीशन में 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, यहां से 0 ही आएगा। अब 0 0 का और 1, 0 0 का और 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर यहां ऑलरेडी 1 है तो 1 0 का और 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। मतलब देखिए यहां क्या हुआ, हमने ये देखा अभी कि जब यहां पर 0 था और यहां अगर आपने 0 0 लगाया तो उस कंडीशन में 0 ही बना रहा। अगर यहां 0 0 है और यहां 1 था तो यहां पर 1 ही बना हुआ है। मतलब यहां पर हम कह रहे थे कि यहां पर मुझे 0 ही मिल रहा था और यहां मुझे 1 ही मिल रहा था। मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मेरा S और R इनपुट 0 0 है तो उस कंडीशन में RS फ्लिप फ्लॉप में स्टेट परिवर्तन नहीं होता। अगर 0 R और S दोनों 0 हैं तो उस कंडीशन में जो प्रीवियस स्टेट थी, मतलब 0 है तो 0 से मुझे 0 ही मिलेगा और 1 है तो मुझे 1 से 1 ही मिलेगा। अब हम अगला इनपुट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, इसको 0 और इसको 1 करते हैं और इस प्रेजेंट स्टेट को 0 मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट स्टेट को मैं यहां पर 0 ले रहा हूं। ऐसे ही आपको एग्जाम में इसको वर्किंग को 1 या 2 पॉइंट्स को लेकर के अच्छे से समझाना है, और 1 या 2 पॉइंट्स को लेकर के आपने इसको अच्छे से समझा दिया तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रूथ टेबल की वर्किंग भी पता है। इंपॉर्टेंट आपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा कि आप आसानी से इसको याद रख सकें, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें फिर भी ये पता होना चाहिए कि ये ट्रूथ टेबल बन कैसे रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हम S को हम कर रहे हैं 0 और R को हम कर रहे हैं 1, और Q को अभी हमने मान लिया है 0। यहाँ ये आपकी प्रीवियस स्टेट हो गई, ये प्रेजेंट स्टेट अपन यहाँ पर बोल रहे हैं, अभी की जो स्टेट है ये है, और इस प्रेजेंट स्टेट के साथ S और R के कॉम्बिनेशन से मुझे नेक्स्ट स्टेट मिल रहा है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये आपका मैंने लिया है 0 तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए क्या होगा, ये 1 और ये 1, जैसे ही क्लॉक आएगी तो 1 1 का एंड 1 हुआ, 1 0 का एंड 0 हुआ, मतलब यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। जब ये आया तभी देखिए ये 0 यहाँ अवेलेबल था और ये 1 यहाँ अवेलेबल था। अब देखिए क्या होगा, 0 0 0 0 0 का और 0 हो गया, और 0 का इन्वर्ट जब आप करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही हो रहा है, 0 0 0 है, 0 का और किया आपने, 0 का नोट किया, और किया पहले 0 0 का तो 0, और फिर नोट किया तो 0 से 1 1 है। 1 1 का देखिए और क्या होगा, 1 1 का और 1 होगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, मतलब फिर वही कहानी बन गई। यहां पर आपको उसको 1-2 बार चला करके देखना है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यही का यही 0 1 बना हुआ है, मतलब मुझे यहां 0 ही मिल रहा है। अब देखो अगला जब आप लेंगे तो शायद यहां से भी कुछ कंक्लूजन अपन निकाल पाए। अब हम क्या करते हैं, इनपुट यही रखते हैं, इनपुट हम यही रखते हैं, और आउटपुट जो प्रीवियस प्रेजेंट स्टेट हमने मानी थी 0 के बजाय अब हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, मतलब यहां हमने अब 1 मान लिया है और यहां हमने 0 मान लिया, तो ये 1 यहां अवेलेबल हो जाएगा और ये 0 यहां अवेलेबल हो जाएगा। यहां R और S में वही है, S 0 है और R 1 है। अब क्या होगा, देखिए 1 1 1 वही 1 0 मतलब 0। अब यहां देखिए 1 0 का और 1 0 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यहां चेंज हो गया। अब देखिए भैया यहां चेंज हो रहा है,
ये कट के और 0 हो गया है, और ये 0 जब इधर आएगा तो 0 0, ये 0 अब यहां पर आ गया, ये 0 यहां पर आ गया, तो 0 0 0 0 का और 0 0 का और करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 होना भी चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होना ही चाहिए, मतलब यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 1 1 1 1 का और 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर यहाँ 0 आया, 0 0 0 का 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब ये स्टेबल हो गया। मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ चेंज हुआ, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर में बना देता हूँ, ग्रीन में बना देता हूँ, यहाँ मुझे 0 मिला। यहाँ किस में चेंज मिला, देखिए मेरी जो प्रेजेंट स्टेट थी 1, ये 1 यहाँ पर 0 हो गई, लेकिन यहाँ 0 से 0 ही था। इसका मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ कि जब रिसेट 1 होगा तो आउटपुट मेरा जो नेक्स्ट स्टेट है वो मेरी क्या हो रही है, 0 हो रही है। जब दोनों 0 थे तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट बन रही थी। यहाँ 0 थी तो 0 ही बनी, यहाँ 1 थी तो 1 ही बनी। लेकिन जब S और R में R1 हो गया, S 0 है और R1 हो गया, उस कंडीशन में आउटपुट मेरा रिसेट हो गया, क्योंकि इसको मैं सेट रिसेट के नाम से याद कर लूंगा। ये यहां से मैं ये कह रहा हूं कि ये रिसेट इनपुट है, मतलब इस पर अगर 1 आएगा तो आउटपुट आपका जो भी है वो रिसेट हो जाएगा, मतलब 0 है तो 0 ही रहेगा, रिसेट ही है ऑलरेडी, और 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब हम अगले कंडीशन पे चलते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं। अब अगली जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन बन जाएगी आपकी 1 0 वाली, मतलब अब हम सेट को 1 कर देते हैं और रिसेट को क्या कर देते हैं, 0। देखिए क्या होगा, अगर आप इस पर्टिकुलर केस में पहले Q को 0 ले लें, इसको 1 ले लें और इसको 0 ले लें, तो देखिए क्या होगा, Q 0 है तो Q बार आपका 1 हो जाएगा, R आपका हम कह रहे हैं कि 0 हो जाए और सेट आपका 1 हो जाए। तो यहाँ 1 1 से एंड गेट 1, 1 0 से एंड गेट 0, और इधर से 0 था तो ये 0 1 का और 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब यहाँ 0 हो गया। ये ऊपर गया 0 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। अब देखिए ये 1 हो गया तो फिर यहाँ 1 आ गया। अब ये 1 1 1 1 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब फिर ये ऐसा ही बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ आउटपुट मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। अब एक और कंडीशन क्या बची, हम इसको 1 कर लें, आउटपुट को प्रेजेंट स्टेट को 1 कर लें और इसको 1 0 कर लें, तो देखिए क्या होगा। इस कंडीशन में चेक कर लेते हैं। अब हम इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अब हमने Q को चेंज किया, R और S अभी भी वही है और Q को हमने चेंज किया है। Q को अब हम कह रहे हैं कि Q हमारा अभी 1 है और 1 है तो यहाँ 0 होगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। RS हमारा वही आया, सेट पर 1 है, S पे 1 है और R पे 0 है। S पर 1 है तो देखिए 1 1 1 0 1 0। इसके बाद में यहाँ क्या होगा, देखिए 1, अगर ये Q1 है तो यहाँ ले लेते हैं इसको, 1 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यही बना रहेगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर इनपुट है, इस पर्टिकुलर S को मैं बोल सकता हूँ सेट इनपुट। मतलब अगर यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया तो मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा, चाहे 0 था प्रेजेंट स्टेट तो भी देखिए 1 हो गया, और प्रेजेंट स्टेट 1 है तो 1 ही रह गया। मतलब RS फ्लिप फ्लॉप में S और R को हम सेट और रिसेट जैसा याद रख सकते हैं। अब एक कॉम्बिनेशन बचा है कि ये 0 हो और ये 1 1 हो। उस कंडीशन में देखते हैं हम क्या होगा। अगर आपका ये Q 0 है और ये दोनों मैंने अब 1 कर लिए, R और S दोनों 1 हो गए और Q मेरा 0 है। अब 1 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ भी 1 1 है तो 1 आएगा। अब यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो 0 1 0 1 का और 0 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब ये इधर गया 0 1 0 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ओहो गड़बड़ हो गया, यहाँ दोनों 0 मिल गए। देखिए Q और Q बार दोनों 0 मिल गए। अब ये वही फिर से वही 0 आया, 0 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, जबकि ये एक दूसरे के
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए थे, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं आकर के दोनों का मान मुझे एक जैसे मिल गया, इसलिए हम इस स्टेट को इनवैलिड स्टेट बोलते हैं। इनवैलिड स्टेट बोलने का मतलब अमान्य स्टेट है। अमान्य स्टेट होने का मतलब ये हुआ कि हम इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के लिए एस और आर को दोनों को 1 कभी नहीं करेंगे। क्यों? अगर 0 है तो। क्यों अगर 1 है तो देखिए क्या होगा, क्यू 1 है और अगर हम दोनों को 1 कर दें तो क्या होगा, ये दोनों 1 है। और अभी हम ये कह दें कि क्यू सपोज यहाँ 1 होता, अगर क्यू आपका 1 होता तो यहाँ क्यू बार 0 होता, यहाँ से तो यही 1 1 1 ही आएगा। अब देखिए 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर वही 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर वही 0 1 1 का, फिर वही 0 0 आ रहा, मतलब क्यू और क्यू बार दोनों सेम आ गए। और क्यू और क्यू बार दोनों सेम आ गए, ऐसा तो संभव है ही नहीं, और ऐसा संभव नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये स्टेट भी आपका इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आर एस फ्लिप फ्लॉप में एस और आर दोनों को 1 हम नहीं लेंगे, दोनों 1 वाली कंडीशन हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी सभी कंडीशंस की अगर अपन बात करें तो अब हम ये कह सकते हैं कि आर और एस दोनों अगर 0 है तो आपका जो नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस 1 है वो क्यू ही होगा। मतलब जो प्रीवियस स्टेट था 0 था तो 0 ही होगा, 1 था तो 1 ही होगा। अगर आर और एस में ऐसा है कि रिसेट 0 है सेट 1 है तो ये आउटपुट में 1 ही मिलेगा। अगर आर 1 है और एस 0 है तो ये आउटपुट में रिसेट करेगा, इसका मतलब 0 ही मिलेगा। और 1 1 दोनों तो अलाउड ही नहीं है। तो ये आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे याद रखना है ये हो गया। आप जब एग्जाम में अगर इसको आपको सपोज बनाना है तो आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा, क्यू लिखा आपने, एस लिखा, आर लिखा और क्यू टी प्लस 1 लिखा। मैं आपको इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। हमें पता है कि ये 3 जब होते हैं तो 3 के कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हैं, 0 0, मतलब ये पहले एस और आर के 4 कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, 1 0 1 1, इन सब के साथ 0 लगा दीजिए। फिर एस के 4 कॉम्बिनेशन लिखिए, 0 0, 2 वेरिएबल के 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और क्यू के 4 बार 1 लिख लीजिए। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर 3 के हिसाब से 8 कॉम्बिनेशन आ गए। अब हमें यहाँ क्या करना है, याद सिर्फ ये रखना है कि एस और आर दोनों 0 है तो जो क्यू है वही होगा, मतलब यही होगा। फिर एस और आर में रिसेट 1 है और सेट 0 है तो रिसेट हो गया, मतलब 0 हो गया। फिर प्रीवियस स्टेट देखने की जरूरत नहीं, सेट 1 है इसका मतलब 1 हो गया। दोनों 1 इनवैलिड, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। 0 0 पे प्रीवियस स्टेट 1, 0 1 रिसेट होगा 0, 1 0 सेट होगा 1, 1 1 पर जो आपका इनवैलिड है, मतलब दोनों ही एक जैसे आ जाएंगे, दोनों ही आपके उस सर्किट से आपको क्यू और क्यू बार दोनों एक जैसे मिल रहे हैं तो वो संभव नहीं है। तो इस टाइप से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल याद रख लें। आर एस फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम याद रखना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जब भी एग्जाम में आर एस फ्लिप फ्लॉप आपसे पूछा जाए तो ये डायग्राम बना करके आप आसानी से कैरेक्टरिस्टिक टेबल सिंबल बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे हिसाब से सफिशिएंट है फ्लिप फ्लॉप के लिए। इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इतना अगर बता देते हैं, बना देते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आर एस फ्लिप फ्लॉप में बस इतना ही। जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, ये 3 इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप्स हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में जारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो आप पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।